नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th अकाउंट्स की क्लास में आज का हमारा विषय है साझेदारी का समापन या साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म का समापन, तो साझेदारी फर्म के समापन में साझेदारी की समापन को, समाप्त हो जाने को ही साझेदारी का फर्म का समापन कहा जाता है। जबकि साझेदारी का समापन कब कहलाता है? जब आपस में साझेदारों के बीच समझौते का विलय हो जाता है या समझौते खत्म हो जाता है, तब ऐसी स्थिति को साझेदारी का समापन कहा जाता है। आज हम थ्योरिकल पोर्शंस को हम अलग से लेंगे। आज हमारा मेन है प्रैक्टिकल पोर्शंस को समझना। तो साझेदारी के विघटन के स्थिति में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो इसके लिए जैसे ही साझेदारी का विघटन होता है तो इस संबंध में एक निस्तारक की नियुक्ति होती है, लिक्विडर्स की नियुक्ति की जाती है, जो एक प्रकार से वकील होता है, सीए होता है, और वो व्यक्ति पूरे समापन की प्रक्रिया करता है। तब ऐसी स्थिति में वो इस संबंध में वो अपने से फीस भी लेता है, अपना पारिश्रमिक लेता है। तो उस निस्तारक के द्वारा जो लेखे मेंटेन किए जाते हैं वो कौन कौन से लेखे हैं और वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमारा अकाउंट बनता है वसूली खाता, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इसको रोकीकरण लेखा भी कहा जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और दूसरा बनता है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और तीसरा अकाउंट बनाया जाता है रोकड़ खाता या बैंक खाता। तीन अकाउंट मुख्य रूप से बनते हैं। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और उस ऋण की वापसी की जा रही है, उस ऋण के संबंध में साझेदारों का ऋण खाता भी बनाया जाता है। तो मुख्यतः लगभग हर क्वेश्चंस में तीन खाते कंपलसरी बनते हैं: वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ या बैंक खाता। तो आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं 4 अंक में पूछा जाता है, 6 अंक में पूछा जाता है और 8 अंक में पूछा जाता है, चाहे सीजी में हो, चाहे अन्य बोर्डों में हो या सीबीएसई में हो। अगर आपको क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है तो आपको उसमें वसूली खाता बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट पूछता है। अगर 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो आपको प्रश्न में वसूली खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। अगर आपको यही प्रश्न 8 नंबर में पूछेगा तो उस समय आपको तीनों बनाना होगा, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, कैश या बैंक अकाउंट भी आपको बनाना होगा। तो हम सर्वप्रथम से समझते हैं कि इसमें वसूली खाता कैसे बनाया जाता है। तो आपको प्रश्न में जिस फर्म का समापन हो रहा है उस फर्म का आपको बैलेंस शीट, स्थिति विवरण दिया रहता है, और नीचे में आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा, समायोजन दिया रहेगा। तो उस बैलेंस शीट, स्थिति विवरण और समायोजन को आधार मान करके हमको क्या बनाना पड़ता है? वसूली खाता बनाना होता है। तो वसूली खाता जो बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसमें क्या क्या कॉलम्स रहते हैं? तो पहला कॉलम रहता है, इसका लाभ हानि खाते के समान ही बनता है, इसलिए इसके कॉलम में फर्स्ट कॉलम रहता है विवरण, पर्टिकुलर, और दूसरा हमारा रहता है राशि, अमाउंट, विवरण और राशि, अमाउंट। तो अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। ये अपना लाभ हानि का अनुपात 3:2 में 1 में वहन करते हैं, और इन्होंने साझेदारी समापन का निर्णय लिया है। और जिस समय समापन किया जा रहा था उस समय बैलेंस शीट की स्थिति दी हुई है, जिसमें आपको एसेट साइड में संपत्तियां दिया हुआ है, कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में, कैश एट बैंक, बैंक पे रोकड़, बिल्डिंग, भवन, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, डेटर्स, देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्ति पत्र और स्टॉक। ठीक इसी प्रकार उनको लायबिलिटीज दिए हुए हैं।
तो हमारे लायबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग को समझ लेना बहुत अनिवार्य है। तो दो प्रकार के लायबिलिटीज होते हैं, दायित्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज, जिसको हम आंतरिक दायित्व कहते हैं, और इसमें वही लायबिलिटीज आते हैं जो पार्टनर्स को, साझेदारों को वापस करना है। साझेदारों को अर्थात फर्म के मालिकों को जो राशि वापस की जानी है, जो उनको प्राप्त होने वाली है, उनको हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन है, जो बाहरी लोग हैं, जिसमें बैंक लोन है, बैंक अधिविकर्ष है, देय विपत्र है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। तो इसमें आपको पहचानना अनिवार्य है कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। तो इंटरनल लायबिलिटीज में हमारे आ जाते हैं कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड की। अगर का पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला होगा तो यहाँ पे पूंजी खाते के साथ एक एक्स्ट्रा करंट अकाउंट भी बनेगा। दूसरा जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, लाभ हानि का क्रेडिट बैलेंस, और पार्टनर्स लोन, ये जो होते हैं इंटरनल लायबिलिटीज है, ये पार्टनर को वापस होने हैं। और बाह्य दायित्व में आ जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ जाता है बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जिसमें बैंक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपत्र, अदत्व, ये हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं बाहरी दायित्व। तो इस प्रकार आपको कुछ समायोजन भी दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो वसूली खाता बनाओगे तो उस समय आप आ जाओगे एसेट साइड के पोर्शन को बेस मानेंगे। पहले किसको लोगे, संपत्ति पोर्शन को। तो संपत्ति पोर्शन में सबसे पहले आपको यहाँ आइटम दिया है टू कैश, क्या दिया है, टू रोकड़। तो टू कैश या रोकड़ कैश इन हैंड, और टू रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में कैश इन हैंड 5,000 और 10,000। तो ये दो आइटम को आपको नहीं लेना है। आपको संपत्ति साइड से रोकड़ हाथ में और रोकड़ बैंक में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दो आपको एसेट साइड में दिया रहेगा। आपको वसूली खाता बनाते समय इन दोनों आइटम को नहीं लेना है। इन दो को छोड़ करके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे स्थायी हो, चाहे करेंट हो, फिक्स्ड हो या आपका चालू हो, सभी संपत्तियों को बुक वैल्यू पे जितना आपको प्रश्न में दिया है उतने मूल्य के साथ आपको उतारना होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिए थे, तो यहां लिख देंगे टू बिल्डिंग, भवन, टू मशीन, टू फर्नीचर, और अमाउंट वही लिख देना है। भवन का 1 लाख है, आपका मशीन का 20,000 है, फर्नीचर का 15,000 है, और विनियोग का 10,000 है। इन्वेस्टमेंट और देनदार, डेप्टर्स 10,000। यहां पे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपना कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। जितना लिखा है सेम टू सेम आपको केवल उतारना है। तो इस तरह से आपने स्टॉक 15,000 रुपए उतार लिए। क्या किया अपन ने, वसूली खाते के डेबिट साइड में प्रश्न के बैलेंस शीट के एसेट साइड से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारी संपत्तियां दी हुई है, सब संपत्तियों को बुक वैल्यू अर्थात जो आपको चिट्ठे में दी हुई है उसी वैल्यू पे, पुस्तकीय मूल्य पे आपको क्या करना है, उतार लेना है। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में आ जाइए। तो लायबिलिटी साइड में दो दिया है, एक आंतरिक दायित्व और एक बाह्य दायित्व। तो यहां पे आंतरिक दायित्व जो दिए हुए हैं, आंतरिक दायित्व दिए जिसमें मैंने बताया पूंजी है, संचय कोष है, लाभ हानि है और साझेदार का ऋण है। साझेदार का ऋण, इनमें से कोई भी आपको नहीं उतारना है।
आंतरिक दायित्व को आपको छोड़ देना है। क्या नहीं लेना है आपको? आंतरिक दायित्व को नहीं लेना है। तो उसमें से आंतरिक दायित्व में क्या क्या आ जा रहा है? पूंजी, कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, और साझेदार का ऋण लेखा। इनमें से कोई भी आइटम होगा तो उसको वसूली खाते में नहीं लेना है। तो किसको लेना है? बाह्य दायित्व को लेना है। किसको लेना है? बाह्य दायित्वों को लेना है। और बाह्य दायित्व में हमारा क्या क्या दिया है? सेम टू उतार लेंगे। बैंक ऋण 50,000, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा दिया 10,000, लेनदार क्रेडिटर आपका दिया है 5,000, और आपका देय विपत्र आपका 5,000, और अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। तो इस तरह से दायित्व पक्ष में आपको इंटरनल लायबिलिटीज को नहीं लेना है, बाहरी दायित्व अपना इंटरनल आंतरिक दायित्व को नहीं लेना है, जिसमें आप पूंजी को नहीं लोगे, करेंट अकाउंट को नहीं लोगे, सामान्य संचय को नहीं लोगे, और लाभ हानि को नहीं लोगे, और साझेदार के ऋण को नहीं लोगे। और इसके अलावा जो बाहरी दायित्व था उन सब को जितना जितना बुक वैल्यू दिया है उतने में हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो निस्तारक होता है, लिक्विडेटर्स होता है, उस फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती है उन संपत्तियों को ले लेता है, और जितने भी बाह्य दायित्व हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उनको लिख लेता है, उनकी लिस्ट बना लेता है, कितने रुपए को वसूल करना है और कितने रुपए का भुगतान करना है। अब वो अगली प्रक्रिया करता है। अब उसका दूसरा काम होता है, दूसरी ड्यूटी होती है कि इन संपत्तियों को, भवन, मशीन, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्टॉक को मार्केट में सेल करे, मार्केट में बेचे, और बेच करके जो पैसा कलेक्शन आएगा उस कलेक्शन राशि से इन बाहरी दायित्वों का जो थर्ड पर्सन थे इनका भुगतान कर दे, और भुगतान करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को साझेदारों को वापस कर दे। तो ये मेन प्रक्रिया होती है। तब इसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी? इनको बेचने की। तो इन्होंने बेचने के लिए मार्केट में पहले पता लगा लिया कि भाई इन संपत्तियों से हमको कौन कौन से कितनी राशि वसूल हो रही है, किसके लिए कौन कौन कस्टमर मार्केट में है, और जब उसके पास कलेक्शन की पूरी आ जाती है लिस्ट, तो उसके बाद वो पहला ऑप्शन, बेचने के पहले पहला ऑप्शन देता है, विकल्प देता है साझेदारों को कि भाई आपको इनमें से कोई संपत्ति अगर लेनी है तो आप ले सकते हो, अन्यथा नहीं तो मैं किसी मार्केट में किसी कस्टमर को बेच दूंगा, और इसके लिए कस्टमर मार्केट में खड़ा है लेने के लिए। तो जैसे उसने पूछा भाई भवन 1 लाख का है, मार्केट में 1,25,000 में एक कस्टमर लेने के लिए तैयार है, उसने ये ऑप्शन ऑफर किसके सामने रखा है? XYZ के सामने रख दिया है। तो X ने कहा कि भाई इस भवन को मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे भविष्य में अपना व्यापार स्टार्ट करना है। तो निस्तारक ने किसको दे दिया भवन को? X ने। तो वो आपको समायोजन में दिया रहेगा। तो समायोजन में बोला हुआ है X द्वारा भवन को 1,25,000 रुपए में लिया गया या रख लिया गया, टेक ओवर किया गया। तब ऐसी स्थिति में इसके अपोजिट में, मतलब क्रेडिट में, यहां लिख देंगे X का पूंजी लेखा, X कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसने क्या रखा है? भवन रखा है। कितने में रखा है? 1,25,000 में। क्या लग गया उसने? भवन को 1,25,000। फिर उसने बताया और किसी को कोई रखना है क्या? तो यहां पे विनियोग को, इन्वेस्टमेंट को, टाटा कंपनी के शेयर खरीद के रखी थी कंपनी ने, तो इस विनियोग को वाई का कहना है कि मैं लेने के लिए तैयार हूं, और निस्तारक ने बताया मार्केट में इसको 12,000 में खरीदने के लिए तैयार है। तो 12,000 में कौन लेने के लिए तैयार हो गया है? वाई। तो यहां पे लिखा जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट, वाई का पूंजी लेखा, और ब्रैकेट में लिख देंगे विनियोग,
कितने में ऋण तैयार हो गया ये 12,000। अब उसके पश्चात जेड को पूछा, भाई आप जेड को पूछा आप इसमें से कोई रखना चाहते हो क्या? तो जेड ने कहा मुझे कोई संपत्ति रखने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में मैं किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब वाई ने कोई संपत्ति नहीं रखा। अब बच गई बाकी संपत्तियां, तो अब बाकी संपत्तियों को निस्तारक मार्केट में क्या करेगा? बेचेगा। तो मार्केट में उससे कितनी राशि वसूल हुई इसकी सूचना आपको समायोजन में दे देगा। जैसे इस प्रकार बोला है यहाँ पे, संपत्तियों की वसूली से प्राप्त हुए मशीन से 15,000, फर्नीचर से 10,000, देनदार से 8,000, प्राप्ति पत्र से 4,000, स्टॉक से 10,000। तो इस प्रकार आपको बता देगा प्रश्न में कि इन संपत्तियों से 10% कम मिला या 10% ज्यादा मिला या वास्तविक जो राशि मिली है उसका उल्लेख कर देगा। तो समायोजन में जैसे सूचना दी हुई है उस सूचना के हिसाब से आप वसूल करेंगे। तो इसके लिए यहां पे लिख दिया जाता है बाई कैश अकाउंट, रोकड़ या बैंक। नगद बेचा होगा तो बैंक, चेक से मिलेगा तो बैंक, नगद होगा तो रोकड़। तो जिन जिन संपत्तियों को उसने बेचने से वसूल किया है उसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ बताया है हमको मशीन से 15,000, मशीन से इसको 15,000 मिला है। फिर उसके बाद फर्नीचर था तो फर्नीचर से बता रहा है 10,000 वसूल हुआ। फिर बता रहा है हमको देनदार, देनदार से हमको वसूल हो रहा है 8,000। और देनदार के बाद हमको बोल रहा है प्राप्ति पत्र, तो प्राप्ति पत्र से वसूल हुआ इसको 4,000। और इसी प्रकार हमको बता रहा है यहां पे स्टॉक से 10,000, स्टॉक से 10,000। तो इस तरह से जो भी राशि वसूल हुई है उनको क्या करेगा? वो टोटल कर देगा। तो मान लीजिए 15, 10, 25, 25 और 10 35, 35 और 10 35, 10 45, 45 और 2 45, 2 47। तो इस प्रकार से उसको टोटल क्या मिला है? 47,000 रुपीस में बाकी सभी संपत्तियों को उसने क्या कर दिया? बेच दिया। तो इस तरह से जितनी भी संपत्तियां थी इन संपत्तियों को या तो कोई साझेदार रखेगा या तो उसको हम मार्केट में बेच करके वसूल कर लेंगे। अब उसके पश्चात आता है जब पैसा कलेक्शन हो गया तो अब बाहरी दायित्वों का भुगतान करने की जिम्मेदारी आती है। तो सबसे पहले वो पैसा वसूल करेगा तो एक्स को बोलेगा कि भाई एक्स ने आपने 1,00,000 रुपए 1,25,000 रुपए का भवन रखे हो तो कृपया आप 1,25,000 रुपए दे दीजिए जिससे मुझे बाकी इन दायित्वों के भुगतान करने में सुविधा होगी। तो यहां पे एक्स कहता है ठीक है मैं बैंक ऋण का भुगतान करने की जिम्मेदारी ले लेता हूं। बैंक लोन की पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो किसने लायबिलिटीज ले लिया है? दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी किसने लिया है? एक्स ने लिया है। तो यहां लिख देंगे डेबिट में एक्स का पूंजी लेखा, एक्स कैपिटल अकाउंट। और क्या चीज की जिम्मेदारी लिया है? बैंक ऋण की। तो यहां बैंक ऋण का कितना था? बैंक ऋण 50,000। तो 50,000 रुपए की जिम्मेदारी कौन ले चुका है? एक्स बोला मैं चुका दूंगा, बाकी पैसा मैं आपको दूंगा। अब वाई को पूछा गया भाई आप 12,000 दे रहे हो कि आप भी कोई जिम्मेदारी लेते हो? तो उसने कहा कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का 10,000 की भुगतान की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहां लिख दिया जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट, वाई का पूंजी लेखा। किसकी जिम्मेदारी लिया उसने? यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो यहां लिख देंगे बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां कितने की जिम्मेदारी है इसने? 10,000 की। यहां लिख देंगे 10,000। वाई ने तो कुछ भी नहीं लिया था इसलिए जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। तो इस तरह से ये दो जिम्मेदारी ले चुका है। अब बाकी बच गए शेष दायित्व। इस दायित्वों की भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है? उस निस्तारक की है, फर्म की है। तो फर्म बाकी दायित्वों का भुगतान करेगा। तो यहां लिख देगा रोकड़ लेखा या बैंक लेखा। और जिन जिन दायित्वों का भुगतान करेगा तो बच गए क्या चीज? आपका लेनदार बच गया है। अगर प्रश्न में इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो आपको टोटल जितना बोला है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको अनिवार्य भुगतान भी कहते हैं। आपको प्रश्न में कोई सूचना नहीं दी है तो आप क्रेडिट में जितना बाह्य दायित्व लिखे हो उतना ही बाह्य दायित्व की राशि को डेबिट में टू बैंक अकाउंट बोल के लिखना होगा।
हाँ, अगर प्रश्न में बोल देता है कि लेनदारों को 10% कम पर भुगतान किया गया, तो उस समय हम क्या करेंगे, लेनदार का 10% कम कर देंगे 1000 माइनस करके कितना लिखेंगे 9000। अगर प्रश्न में कुछ नहीं बोला है तो सेम लिख दिया जाए। लेनदार है, देय विपत्र है 5000 और बैंक और अदत्त व्यय है 2000। तो इस प्रकार से 17,000 रुपए का भुगतान फर्म ने नगद कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ, जितने भी बाहरी दायित्व थे उन दायित्वों का भुगतान या तो किसी साझेदार ने भुगतान करने की जिम्मेदारी ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, या तो फर्म ने नगद उनका भुगतान कर दी है। उसके पश्चात कई बार कभी कभी हमको प्रश्न में अघोषित संपत्ति दे देता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जैसे मान लीजिए यहां पे ख्याति लिखा है क्या, नहीं है, लेकिन प्रश्न में नीचे बता रहा है ख्याति से 2000 रुपए प्राप्त हुए, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अघोषित संपत्तियां। तो जब कभी भी कोई अघोषित संपत्ति है जो एसेट साइड में नहीं लिखी है लेकिन समायोजन में बता रहा है कि उस संपत्ति को बेचने से इतनी राशि प्राप्त हुई, तो उनको कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट। और जब कभी भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर होगी तो उसको क्रेडिट साइड में बाई रोकड़ लेखा या बैंक लेखा लिख करके, जो भी संपत्ति है ब्रैकेट में लिख करके आप लिख देंगे, तो ख्याति को उसने 2000 बेचा। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अघोषित संपत्ति है। उसी प्रकार से कई बार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने एक देय पत्र को, बिल्स पेबल को बैंक से इनकेस करा लिए थे। क्या करा लिए थे हमने, बैंक से इनकेस करा लिए थे, क्योंकि उसमें सुविधा होती है। लेकिन ड्यू डेट पे सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं की, तब ऐसी स्थिति में बैंक को पेमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जबकि देय पत्र को हमने वहां से हटा चुके थे। तो जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड बिल, है ना, किसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंटेड बिल कहा जाता है। ऐसा बिल जिसको हमने डिस्काउंट पे इनकेस करा लिए थे, लेकिन अब हमको उसको भुगतान की जिम्मेदारी आ रही। तब ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न में दिया होगा तो आपको कर लेना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देंगे, इसको हम संदिग्ध दायित्व बोलते हैं, कंटीजेंसी लायबिलिटीज बोलते हैं। आकस्मिक दायित्व या संदिग्ध दायित्व कहा जाता है। संदिग्ध दायित्व, आकस्मिक दायित्व, अचानक जो देना होता है, देय विपत्र की राशि हमको देनी पड़ी, भुनाए हुए 2000 रुपए या 1000 रुपए, ये आएगा। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बोलते हैं, अघोषित लायबिलिटीज। अब यहाँ पे ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस कार्रवाई के संबंध में जो निस्तारक है फ्री में तो काम नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि वो क्या लेता है, वो फीस लेता है या कमीशन लेता है। तो अगर फीस लेता है तो उसको यहां बोला जाता है वसूली व्यय, विघटन व्यय या वसूली व्यय। तो यहां पे आपको सीधा लिख देंगे, पहले पेमेंट कर दोगे आप, निस्तारक अपना खुद का ले लेगा। तो यहां पे लिखा जाता है टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे समापन व्यय या विघटन व्यय, निस्तारक व्यय के नाम से जाना जाता। मान लो उसने 5000 रुपए अपना चार्जेस लिया, तो इस तरह से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन सबको कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के बाद इन दोनों का अंतर निकाला जाता है। क्या निकालेंगे आप, इनका अंतर। तो ज्यादातर प्रश्न में 90% क्वेश्चंस में हानि आती है, क्योंकि हानि हो रही होती है तभी फर्म का विघटन किया जाता है, फर्म को बंद करते हैं। कोई भी चालू व्यवसाय बंद नहीं किया जाता है। तो यहां भी हानि आ रही थी। मान लो एग्जांपल के रूप में यहां का टोटल आ गया था, सब मिलाया तो हमारा आया था 2,50,000 आया था। मान लीजिए कितना आया, 2,50,000, और क्रेडिट का टोटल हमने किए तो 2,20,000 आया। तो अंतर की राशि क्या आई है, यहाँ पे मान लो अंतर आया है क्रेडिट साइड में, तो इसको बोलते हैं बस हानि, लॉस। ये क्या कहलाएगा, वसूली से हानि, वसूली खाते से, रियलाइजेशन अकाउंट से क्या हो गई, हमको हानि हो गई। अब इस हानि को XYZ अपने अपने अनुपात में, इनका अनुपात क्या है, 3:2:1 है, तो 3:2:1 में क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, तो आपका 30,000
इंटू 3/6, 2/6 और 1/6, 6 से पहले कटा दो, 6 पंचे 30, तो इसका आएगा 15,000 और इसका आएगा 10,000 और इसका आएगा 5,000। तो इस तरह से वसूली खाते से, रियलाइजेशन अकाउंट से इनको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो एक बार और क्लियर समझ लीजिए कि ये कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न से संपत्ति साइड से रोकड़ हाथ में और रोकड़ बैंक में, ये दो आइटम को छोड़ करके बाकी जो भी संपत्तियां होगी उन सब संपत्तियों को जितना दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। जैसे हमने उतारे थे भवन, 1 लाख, मशीन, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, प्राप्तिकर, स्टॉक, सबको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक उसी प्रकार जब दायित्व पक्ष में आओगे तो आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटीज, और इंटरनल लायबिलिटीज में होता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये 5 आइटम हमारे क्या होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज होते हैं, आंतरिक दायित्व होते हैं जिसको वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है। केवल बाहरी दायित्व को लिखा जाता है जो थर्ड पर्सन को भुगतान किए जाते हैं। उनमें हमारा आ जाता है बैंक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको लिखेंगे। जो कहां दिया हुआ है, बैलेंस शीट के दायित्व में दिया हुआ है, उनको आप उतार लीजिए जितना दिया है उतना। उसके पश्चात जिन संपत्तियों को आपने उतारे हो डेबिट में, उन संपत्तियों को या तो हम मार्केट में नगद बेचेंगे या तो कोई पार्टनर अगर उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो पार्टनर को दे देंगे। तो यहाँ एक्स ने क्या रखा था, भवन रखा था, वाई ने क्या रखा था, विनियोग रखा था, और बाकी संपत्ति को हमने बाजार में मार्केट में बेचे थे। ठीक उसी प्रकार जब दायित्वों का भुगतान किया जाएगा तो पहले अगर किसी साझेदार ने किसी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी ली है तो उस साझेदार का पूंजी खाता बोल के लिखेंगे और ब्रैकेट में दिखा देंगे उसने किस चीज की जिम्मेदारी लिया है। और उसके पश्चात अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके पश्चात हम क्या करते हैं, जो बचे हुए दायित्व हैं उन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। और उसके पश्चात अगर प्रश्न में अनरिकॉर्डेड कोई संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो बैलेंस शीट के संपत्ति साइड में नहीं दिखाई गई है लेकिन समायोजन में आपको बता रहा है कि इस संपत्ति को बेचने से इतना रुपए मिला है, तो उस संपत्ति से जो मिलेगा क्रेडिट साइड में रोकड़ लेखा या बैंक लेखा लिख करके आप अमाउंट को लिख देंगे। उसी प्रकार ऐसे दायित्व जो बाहरी दायित्व की लिस्ट में नहीं है लेकिन नीचे समायोजन में आपको बता रहा है कि इस दायित्व का भुगतान किया गया, तो उसको भी आप डायरेक्ट, हम उसको आकस्मिक दायित्व कहते हैं, कैजुअल लायबिलिटीज कहते हैं, कंटीजेंसी लायबिलिटीज कहते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। और जो समापन की प्रक्रिया करने में निस्तारक ने अपनी जो भूमिका अपनाया है, लिक्विडेटर्स ने, तो अपनी फीस लेता है, उसका खर्च होता है, कोर्ट आदि की फीस लगती है, तो उन सब खर्च को हम क्या कहते हैं, विघटन व्यय, वसूली व्यय, है ना, समापन व्यय। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा नीचे में समापन व्यय का 2,000 भुगतान किया गया, 1,000 भुगतान किया गया, तो उसको रोकड़ लेखा बोल के लिख देंगे। फिर उसके पश्चात दोनों साइड का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर की राशि डेबिट में आ रही है तो वसूली खाते से लाभ आएगा, और अगर अंतर की राशि क्रेडिट में आ रही है तो वसूली लेखे से हानि आएगी। और ज्यादातर प्रश्न में आपको वसूली खाते से क्या आती है, हानि ही आती है। तो ये तो तुम्हारा क्या था बच्चों, वसूली खाता था, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर इसी में हम आपको इसकी जनरल एंट्री भी पूछता है तो मैं एक वीडियो में आपको कंप्लीट जनरल एंट्री बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे लेखा सीख जाए तो लेखा से जनरल एंट्री बनाना बहुत इजी है, क्योंकि वसूली खाते में जो भी आइटम आए हैं उसके लिए वसूली खाता डीआर, संपत्ति लेखे से, बाह्य दायित्व लेखा डीआर, वसूली लेखे से 10 मिनट का काम है, मैं बाद में इसको समझा दूंगा। पहले ये आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए कैसे बनता है। दूसरा हम देख लेते हैं साथ में साझेदारों का पूंजी लेखा। साझेदारों का पूंजी लेखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसमें हमारे जितने कॉलम पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जो आपने छोड़े थे वो सब साझेदारों के पूंजी खाते में आएगा। आपने क्या छोड़े थे, पूंजी खाता छोड़े थे, तो सबसे पहले क्रेडिट में आएगा बाई बैलेंस,
या शेष लाया गया, शेष लाया गया 50,000 एक्स का, वाई का 30,000 और जेड का 20,000। यह आपको प्रश्न में दिया हुआ है, इसको उतार देंगे। उसके बाद आपका सामान्य संचय, चालू खाता नहीं बन रहा है, यहां पे नहीं दिया है। सामान्य संचय 9,000 है, तो 9,000 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में बांटना पड़ेगा। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो इसको बांटोगे तो कितना आएगा, 9,000 को 3/6, 2/6, 1/6। तो आपका क्या कट रहा है, इसका पहले कटाओगे तो ये 2 बार गया, 6 से पहले भाग दे दो, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 45। तो इसका आएगा 4500 रुपए, इसका आएगा 3,000 रुपए और इसका आएगा 1,500 रुपए। ठीक, इसी प्रकार से आपको लाभ हानि दिया हुआ है। पहले का लाभ हानि है, लाभ है, तो लाभ हानि यहां पे दिया आपको कितना, 6,000 दिया है। तो 6,000 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3/6, 2/6, 1/6 बांटेंगे। तो इसका आएगा 3,000, इसका आएगा 2,000, इसका आएगा 1,000। तो ये 3 आइटम आपके कहां से आ जाएंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। और यहाँ एक ऋण भी लेखा दिया है, तो ऋण लेखे के लिए अलग से ऋण खाता बनाया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को बांट लिए। वसूली खाते से लाभ हुआ होता तो इधर ही लिखते, लेकिन वसूली से हानि हो गई है, तो वसूली से हानि, तो एक्स वाई जेड। एक्स को हानि हुई है 15,000, वाई को हानि हुई है 10,000, जेड को हानि हुई है 5,000। तो इस तरह से जो हानि हुई है डेबिट में आएगा, लाभ होता है तो क्रेडिट में आएगा। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन साझेदार संपत्ति को रखे हैं। तो यहाँ पे एक्स ने 1,25,000 रुपए में क्या रखा है, भवन रखा है, तो इसके क्रेडिट में आया है, तो इसके ठीक डेबिट में उतारोगे। तो यहां पे लिखेंगे वसूली लेखा और यहां लिख देंगे संपत्तियां। तो यहां पे 1,25,000 की संपत्ति किसने रखा है, एक्स ने, और वाई ने क्या रखा है, 12,000 का विनियोग, जेड ने कुछ नहीं रखा था। ठीक उसी प्रकार अगर किसी पार्टनर ने कोई दायित्व की जिम्मेदारी लिया है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे वसूली लेखा। और इसने जिम्मेदारी लिया था 50,000 रुपए बैंक ऋण की, और इसने जिम्मेदारी लिया था आपके बैंक ओवरड्राफ्ट की, और इसने कोई जिम्मेदारी नहीं लिया था। अब उसके बाद इनका अंतर निकाला जाता है। इसके अंतर से हमको पता चलता है कि किस किस साझेदार को कितना रुपया मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए इसका टोटल आ रहा है, एग्जांपल के रूप में हमारा आ रहा है 1,25,000, 1,50,000 आ रहा है, और इधर का कितना है आपका 25, 40, 1,40,000, 10,000 रुपए लेके जाएगा। इसको मात्र कितना मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा, जिसको बैंक लेखा या रोकड़ लेखा बोल के लिख देंगे। इसका हमारा 30 हो गया, 10, 40, 45,000 आ रहा है। 45,000 में केवल मात्र इसने 13,000 का रखा है, तो 45 में से 3 गया 42, 42 में से 32,000 रुपए लेके जाएगा। और इसका आ रहा है 32, 20, 10, 20, 22, 22,500, तो ये लेके जाएगा 17,500 लेके जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो बताता है पूंजी खाते का अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो मतलब साझेदारों को उतनी राशि मिलेगी। अगर किसी साझेदार का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा तो इसका मतलब है वो घर से हमको क्या देगा, ला के देगा, तो उससे पैसा मंगाया जाएगा। और ये बनने के पश्चात बैंक अकाउंट बनाकर देख लिया जाता है कि हमारा अकाउंट में हमारा हिसाब किताब बराबर आया है कि नहीं। तो तीसरा अकाउंट हमारा जो बनता है बैंक लेखा बनेगा। तो हम यहां बनाएंगे बैंक लेखा या रोकड़ लेखा, बैंक या रोकड़ दोनों का मतलब एक ही होता है यहां पे। तो सबसे पहले आपने यहां पे क्या छोड़ दिए थे, रोकड़ हाथ में छोड़े थे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा। अगर कैश अकाउंट बन रहा है बैलेंस आ जाएगा 5,000, और बैंक में कितना जमा है तुम्हारे पास पहले से 10,000। ये दो आइटम सबसे पहले आएंगे। उसके पश्चात किन किन संपत्तियों को बेचने से आपको पैसा मिला था,
तो आपको पूरी संपत्तियों को बेचने से 47,000 मिला था, तो यहां लिखेंगे वसूली लेखा, रियलाइजेशन अकाउंट, और जो जो संपत्ति से आपको वसूल हुआ था वो कितना था, 47,000। फिर उसके बाद देखेंगे फर्म में टोटल इसने कितने लायबिलिटीज का भुगतान किया था, बाहरी दायित्व का, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाहरी दायित्व का भुगतान, वसूली लेखा, रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने का भुगतान कर दिया, 17,000 का। और उसके पश्चात देखेंगे कोई आकस्मिक संपत्ति को बेचने से मिला था क्या, तो यहां पर ख्याति से मिला था, तो वसूली लेखे से हमको मिला था, ख्याति से मिला था, गुडविल से मिला था 2,000 रुपए। और यहां देखेंगे कोई आकस्मिक दायित्व का भुगतान किए थे क्या, तो किए थे, तो वसूली लेखा, आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक दायित्व का भुगतान किए थे कितना, 1,000 रुपए। उसके पश्चात हमने किसका भुगतान किए थे, समापन व्यय का, तो यहां पे आ जाएगा समापन व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का आपने भुगतान किए थे कितना, 5,000 रुपए। तो जहां जहां पे कैश का ट्रांजेक्शन हुआ था ये सब यहां आएंगे। और उसके पश्चात लास्ट में एक्स वाई जेड को कितना कितना मिलने वाला है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, तो इसका 32,000 और इसका 10,000, इसका 32,000 और इसका 17,500। तो इस तरह से सभी आइटम को लिखेंगे। और साथ में एक और है, हमने यहाँ पे ऋण लिए थे, किसका ऋण था, यहाँ पे आपका साझेदार का ए का ऋण था, तो यहाँ पे ए के ऋण का भी भुगतान कर देंगे, ए का ऋण, इसके लिए ऋण खाता ही बना लेंगे 10,000 रुपए। और इस तरह अगर आपने सभी आइटम सही सही लिखे होंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। मान लीजिए 1,20,000 है तो दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। तो इस तरह से आपका तीनों का जब टोटल मिल जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और बैंक या रोकड़ लेखा आपने क्या बना डाले हो, सही बना लिए हो। तो बच्चों ये क्या था, आपका वसूली लेखा, साझेदारों का पूंजी लेखा और बैंक या रोकड़ लेखा। अगर एक वीडियो में हम आपको इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं इसी के बेस पे हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। अगले असाइनमेंट में आपको क्या पूछने वाला है, अंश पत्र और ऋण पत्र से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो हमारा अगला वीडियो जो आएगा अंश पत्र और ऋण पत्र से संबंधित आएगा, तो उसके लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। नमस्कार।